गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोग अपनी लाइफ और पढ़ाई को लेकर चल रहे होंगे। सो आज है 11 जनवरी 2024 डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। सो अगर हम बात करें कि पूरे 10 दिन जो है जनवरी के चले गए हैं, अभी भी आपके पास जो है पूरा साल बचा हुआ है। तो आप लोग जो है 2024 को कैसे लेके चलने वाले हैं वो आप लोगों के ऊपर है। आप लोग अच्छे से डिसाइड कीजिए और अच्छे से जो है आप लोग अपना टाइम टेबल को, रूटीन को फॉलो कीजिए और देखिए फिर आपकी लाइफ में देखिए कितने आसानी से जो है आप लोग अपनी बेसिकली जो टारगेट आप लोगों ने डिसाइड किया होगा उसे जो है आप लोग अचीव कर पाएंगे। लेकिन कैसे? डिसिप्लिन और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही कर पाएंगे सब चीजों को। तो देखिए बात करते हैं आज के कई डेली करंट अफेयर में। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे उन सभी क्वेश्चंस को जो कि आज से रिलेटेड होंगे। तो यहाँ पे 11 जनवरी 2024 के जितने भी करंट अफेयर हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ। साथ ही जो है वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछती हूँ, तो क्वेश्चन ऑफ द डे भी रहेगा और इसी के साथ जो है हम लोग स्टैटिक जीके का पोर्शन भी लेके चल रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है यहाँ पर स्टैटिक जीके, जिसमें हम जो पॉलिटी के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें आज का सेशन। अगर आप लोग वीडियो पे नए हैं तो सबसे पहले वीडियो को आप लोग लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियोज हैं उन सभी की नोटिफिकेशन जो है आप लोगों तक पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी को जो है कमेंट बॉक्स में लिखना है जय हिंद जय भारत। और यहाँ तो चलिए यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं अभी करंट अफेयर का क्विक रिवीजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है रिवीजन करना, क्योंकि हम पढ़ तो बहुत कुछ लेते हैं लेकिन रिवाइज नहीं करते। इसलिए जो है हमें कभी जो भी हम लोगों ने पढ़ा है वो मतलब कि याद नहीं रहता है। ठीक है, तो इसलिए जो है यहाँ पर हम रिवीजन करेंगे, वो होगा यहाँ पे 10 जनवरी से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन ही क्या है कि अभी हाल ही में जो है प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया है। तो 9 जनवरी को जो है हम लोग हर साल क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? तो ये याद रखिएगा, महात्मा गांधी जी के द्वारा बेसिकली जो है ये जो है 9 जनवरी 1915 को भारत में आते हैं दक्षिण अफ्रीका से। इसलिए जो है हर साल हम लोग 9 जनवरी को क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वहीं अभी हाल ही में जो है 81वां जो है गोल्डन अवार्ड जो कि किस अभिनेत्री के द्वारा मोशन पिक्चर्स और म्यूजिकल कॉमेडी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो है खिताब जीता गया है। तो इनका नाम क्या है? एम्मा स्टोन है। क्या नाम है? एम्मा स्टोन जी ने जो है ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है कि अभी किस देश के जो है राष्ट्रपति जिनका नाम है जोस रोमेस हॉर्ट, जो कि भारत की यात्रा पर आए हैं। तो ये याद रखिएगा किस देश के राष्ट्रपति हैं। इनका नाम है तिमोर लास्ते। क्या नाम है? तिमोर लास्ते। बेसिकली इस देश से ये आए हैं। साथ ही अभी जो है किस राष्ट्रीय उद्यान में जो है लुप्त हॉग हिरन को पहली बार देखा गया है। तो याद रखिएगा राजा जी टाइगर रिजर्व में जो है लुप्त हॉग हिरन को पहली बार देखा गया है। नेक्स्ट है किस केंद्रीय मंत्री द्वारा जो है बेसिकली इंडस फूड 2024 की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। तो पीयूष गोयल के द्वारा किया गया है। इसी के साथ बात करें कि एआई ओडिसी नामक पहल की जो है शुरुआत किनके द्वारा किया गया था? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बेसिकली एआई ओडिसी नामक पहल की जो है शुरुआत की गई है। अभी हाल ही में खबरों में रहा चिल्का झील जो कि किस राज्य में स्थित है? तो ये याद रखिएगा उड़ीसा राज्य में स्थित है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने जो है तेंजिन नोर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार 2022 के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है सविता कसवाल। क्या नाम है? सविता कसवाल को दिया गया है। साथ ही टाटा पावर के द्वारा किस राज्य में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की गई है? तो तमिलनाडु में किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको जो है याद रखना है। यहाँ किया है हमने क्विक रिविजन। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज क्या है? आज है 11 जनवरी 2024 डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अभी हाल ही में जो है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया, यानी कि वर्ल्ड हिंदी डे जो है कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन भी बने हैं, ये आप लोग को याद रखना है। तो याद रखिएगा विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये 10 जनवरी को मनाया जाता है आपका वर्ल्ड हिंदी डे के रूप में। तो आइए जानते हैं इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को। तो बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से जो है यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ स्टैटिक जीके के साथ समझने वाले हैं। तो आप लोगों को जो है वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। साथ ही यहाँ पे हम बात करें बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की, तो अभी याद रखना है हर साल जो है हम लोग क्या मनाते हैं? 10 जनवरी को ही विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। बेसिकली जो है आपको ये भी याद रखना है इसी के साथ ये क्यों मनाया जाता है। तो हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही जो है 10 जनवरी को ही विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही 14 सितंबर को ये आपको जो है याद रखना है, 14 सितंबर को जो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि कल मनाया गया है। वही जो मुख्य रूप से अगर बात करें तो भारत में जो है हिंदी भाषा
की जो है मान्यता पर केंद्रित करने के लिए इस दिन को जो है मनाया जाता है। कब? 14 सितंबर को मनाया जाता है। वहीं जो कि 10 जनवरी को ही हमने क्यों चुना है विश्व हिंदी दिवस मनाने की, तो इसके जो है बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन की बात करें तो इसमें क्या है, तो याद रखिएगा 10 जनवरी 1975 को जो है नागपुर में आयोजित प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन की वर्षगांठ को मनाने के संदर्भ में जो पहली बार यह दिवस जो है 2006 में मनाया गया। वहीं ये जो दिन है ये चिन्हित करता है कि वर्ष 1949 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में बेसिकली पहली बार हिंदी बोली गई थी, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह विश्व के विभिन्न हिस्सों में स्थित भारतीय दूतावासों द्वारा भी बनाया गया है। वहीं वर्ष 2018 में बात करें तो मॉरिशस के पोर्ट लुइस में भी विश्व हिंदी सचिवालय भवन का उद्घाटन किया गया। तो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है। इसी के साथ इस साल की थीम क्या है 2024 में, मैंने आप लोगों से बताया जो डे होते हैं, डे भी इंपॉर्टेंट होते हैं, साथ ही उनके थीम तो होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये याद रखिएगा। इस साल की थीम क्या है, तो हिंदी पारंपरिक ज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक, यानी हिंदी जो कि पारंपरिक ज्ञान है और AI बुद्धिमत्ता तक की बात की गई है 2024 के थीम में। ठीक है, इसकी महत्व की बात करें तो इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है, तो भारतीय भाषा के बारे में जागरूकता पैदा करने और इसे जो है विश्व भर में वैश्विक भाषा के रूप में प्रचारित करने के लिए जो है इस दिन को मनाया जाता है। इसे जो है भारतीय भाषा में प्रयोग के बारे में जागरूकता फैलाने और हिंदी भाषा के उपयोग व प्रचार के संबंध मुद्दों के बारे में जागरूक करने के लिए जो है इस दिन का मनाया जाता है। तो इसके महत्व को भी आपको याद रखना है। इसी के साथ अगर हम यहाँ बात करें तो अगर हम यहाँ बात करें जिसके बारे में जो कि संविधान में भी क्या हिंदी भाषा को या फिर भाषा को क्या गठित किया गया है पहले से ही, जो भी हमारे बेसिकली जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले जो कि महान नेता लोग थे, तो उनके द्वारा जो है भारतीय संविधान के भाग आपको याद रखना है कितने में, भाग 17 में, कितने में, भाग 17 में जो है अनुच्छेद 343 से लेकर 391 तक जो है इसमें आर्टिकल को आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया गया है। 8वीं अनुसूची में बेसिकली डाला गया है, यानी कि 8th शेड्यूल में जो है इसमें संविधान में जो है प्रावधान किए गए हैं, तो ये भी याद रखना है। अनुच्छेद 344 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 344 का जो कि यहाँ पे 344 का एक क्या कहता है, संविधान में प्रारंभ से ही 5 वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति द्वारा आयोग का गठन करने की बात की गई है। यानी हिंदी भाषा के लिए बेसिकली जो बोला गया है कि भाषा में अगर प्रावधान करना है, इसके लिए जो है जब से संविधान को गठित किया गया है उसके 5 साल बाद जो है यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा आयोग गठन करने की प्रावधान किया गया है। वहीं अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा को विकसित करने और इसके प्रयासों का जो है प्रावधान करने, ताकि जो भारत में जो मिश्रित संस्कृति और सभी तत्वों के जो भी अभिव्यक्ति हैं उनके माध्यम से ये कार्य किया जाए। हिंदी भाषा की बात करें जो कि आधिकारिक भाषा, ठीक है, यहाँ हम बात करेंगे अभी आधिकारिक भाषा के बारे में। जो कि संविधान की बात करें तो संविधान में जो है आपके 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। क्या ये पहले से ही 22 थी? नहीं, तो पहले कितनी भाषा थी, तो संविधान में की बात करें तो इसमें जो है 14 भाषाएं थी, जो कि संविधान में प्रारंभ में जो भाषाओं को जो शामिल किया गया था। इसी के साथ जो है इसमें समय समय पर बदलाव किया गया, नई नई बेसिकली जो भारत की भाषाएं हैं अन्य, उन्हें जो है समय समय पर जोड़ा गया है। तो कौन कौन सी हैं, तो ये आपको याद रखनी है, असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुर, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। ये वो भाषाएं हैं जो कि कुल 22 भाषाएं हैं, जो कि समय समय पर इनमें जो है इन भाषाओं को जो है जोड़ा भी गया है। स्टार्टिंग में अगर हम बात करें संविधान में जो है 14 जो भाषाएं हैं उन्हीं को शामिल किया गया था। अगर बात करें कौन कौन सी भाषा जो है कब कब जुड़ी है, तो ये याद रखिएगा, सिंधी भाषा जो है आपका 21वां जो कि संविधान में संशोधन किया गया था, जो कि 8वीं अनुसूची है, जिसमें 1967 में इसे शामिल किया गया। वहीं 71वां संविधान संशोधन जो है आपका कोंकणी, मणिपुर और नेपाली भाषा को शामिल किया गया। कब? 1992 में। यानी कि आपको यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे 71वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, इसमें जो है 3 भाषाओं को जोड़ा गया है। तो ये याद रखिएगा नमक से, कैसे याद रखिएगा, नमक से आपको याद रखना है, न से क्या
क्या होगा आपका नेपाली होगा, म से क्या होगा मणिपुर होगा, क से क्या होगा कोंकणी होगा, जो कि 71वां संविधान संशोधन किया गया था और इसे जो है 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। वहीं 2003 की बात करें, इसमें जो है 92वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें जो है वर्ष 2004 में प्रभावी रूप से इसमें जो है 4 भाषाओं को शामिल किया गया। कौन कौन सी, तो याद रखिएगा बोडो, डोगरी, मैथिली और इसी के साथ है संथाली, जो कि 8वीं अनुसूची में शामिल किए गए हैं। इन भाषाओं को आपको याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाली जो स्लाइड है और इससे पहले वाली स्लाइड है हिंदी भाषा से रिलेटेड, यानी कि भारतीय संविधान में कौन से आर्टिकल में है, कौन से पार्ट में है, इन सभी को मैंने आप लोगों को बता दिया है। कब कब हम लोगों ने जो है भाषाओं को जोड़ा है, स्टार्टिंग में कितनी थी, तो अच्छे से आपको इन सभी बातों को याद रखना है। साथ ही यहाँ पे बात करें हम लोग, तो वर्तमान में ऐसी 6 भाषाएं हैं जो कि भारत में शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्राप्त किया। तो भारत में जो है अभी वर्तमान में कितनी भाषाएं जो कि शास्त्रीय भाषाएं का दर्जा प्राप्त कर चुकी हैं, तो याद रखिएगा कुल कितनी है, 6 भाषाएं हैं। कितनी है, 6 भाषाएं। कौन कौन सी, सबसे पहली भाषा जिसे जो है तमिल को 2004 में जो है शामिल किया गया था शास्त्रीय भाषा में, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तमिल भाषा को जो है 2004 में बेसिकली शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। इसी के साथ दूसरे नंबर पर जो है संस्कृत को 2005 में जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। कन्नड़ भाषा का 2008 में, तेलुगु भाषा को 2008 में, मलयालम की बात करें तो 2013 में शामिल किया, और उड़िया को यानी कि 2014 में, यानी कि न्यू जिसे आप लोग बोल सकते हैं, तो उड़िया है, इसको जो है 2014 में बेसिकली जो है शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बने हैं और आने वाले टाइम पे भी पूछे जाएंगे। तो इतना आपको याद रखना है, बहुत बेसिक है और इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि सेकंड नंबर का है, हाल ही में जो है कितने खिलाड़ियों को जो है अर्जुन पुरस्कार 2023 मिला है। तो याद रखिएगा अभी जो है बेसिकली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा राष्ट्रीय भवन में जो है अर्जुन पुरस्कारों की घोषणा की गई। इसमें कुल जो है 26 कितने खिलाड़ियों को, कुल 26 खिलाड़ियों को बेसिकली जो है अभी अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। तो ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पे करेक्ट होगा। अगर बात कर दे यहाँ पर हम लोग अर्जुन पुरस्कार की, तो अर्जुन पुरस्कार के बारे में आपको ये याद रखना है, ये वर्ष 1961 में राष्ट्रीय खेल आयोजन में उत्कृष्ट उपलब्धि की पहचान करने के लिए स्थापित किया गया था। यह जो है पिछले 4 वर्षों की अवधि में अच्छे प्रदर्शन, नेतृत्व और खेल कौशल और अनुशासन की भावना के गुण को देखने पर ही दिया जाता है। इस पुरस्कार में जो है आपको जो कि पुरस्कृत किया जाता है, तो इसके अंतर्गत जो है आपको 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, जो कि अर्जुन की एक कांस्य प्रतिमा का जो है एक सम्मान पत्र भी दिया जाता है। तो ये आपको अमाउंट याद रखना है, 15 लाख रुपए दिया जाता है। इसी के साथ कांस्य की एक जो है अर्जुन की प्रतिमा दिया जाता है और सम्मान पत्र भी दिया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, 26 लोगों को 2023 में जो है दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, छोटी बात है और मोटी बात है, ठीक है। अब देखो इस वाली साइड में हम लोग बात करें तो 2023 के बेसिक जो है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की बात करें, तो पुरस्कार और विजेताओं की बात करें यहाँ पर, तो खेल रत्न जो है कितने को मिला है, तो 2 खिलाड़ी को जो है खेल रत्न दिया गया है। अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो 26 खिलाड़ियों को जो है आपको अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। वहीं द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी में जो है 5 कोच को दिया गया। कितने कोचों को दिया गया, 5 कोच को दिया गया है। वहीं द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी में 3 कोच को दिया गया है। इसी के साथ जो है ध्यानचंद पुरस्कार की बात करें तो 3 खिलाड़ियों को दिया गया है। तो ये स्लाइड के जितने भी यहाँ पे पॉइंट हैं, इन सभी को जो है आप लोगों को अपनी नोटबुक में नोट करना है और याद रखना है। खेल रत्न कितने को दिया है, 2 को। एक बार जो है आप लोग रिपीट कर लीजिए, ठीक है, ताकि अभी ही याद हो जाए क्लास में। अर्जुन पुरस्कार 26 खिलाड़ियों को दिया गया है। वहीं द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित रूप से 5 को दिया गया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी में जो है 3 कोच को दिया गया है। और ध्यानचंद पुरस्कार की बात करें तो कितने को दिया गया, 3 खिलाड़ी को दिया गया। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो अभी हाल ही में जो है द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कोर्स के लिए जो है किसी बेसिकली अभी 2023 में ये पुरस्कार दिया गया है। तो याद रखिएगा किन्हें दिया गया है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए की बात करें जिनका नाम है जसकीरत सिंह ग्रेवर, फिर दूसरे की बात करें ऑप्शन बी की तो जयंत कुमार पुसीलाल है, तीसरे की बात करें जिनका नाम है भास्करण ई। तो उपयुक्त डी ऑप्शन यहाँ पे क्या सही होगा, उपयुक्त डी होगा, यानी इन तीनों को बेसिकली जो है अभी द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आपको याद रखना है। अगर इमेजेस की बात करें तो इस वाले इमेजेस में देखिए इनका नाम है जसकृत सिंह ग्रेवल और इनका नाम है जयंत कुमार पुशीलाल और इनका नाम है भास्करण ई। तो इन तीनों का आपको नाम याद रखना है जिन्हें जो है द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है। तो इमेजेस आप लोगों के माइंड में होना चाहिए, साथ में इनका नाम भी याद रखना है, ठीक है।
आइए बात करते हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो याद रखिएगा 9 जनवरी 2024 को जो है राष्ट्रीय भवन में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा जो है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 को प्रदान किया गया है। इसमें जो है बेसिकली युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के द्वारा 20 दिसंबर 2023 को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के विजेताओं की घोषणा की गई, जिसमें जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, चिराग चंद्रशेखर शेट्टी जो कि बैडमिंटन से संबंधित है, इन्हीं के साथ रिंकी रेड्डी, सात्विक साईराज को बैडमिंटन के क्षेत्र में दिया गया है। कौन सा अवार्ड? तो याद रखिएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न दिया गया है। इसी के साथ इसमें जो है खेल और खेलों के उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखते हुए 26 खिलाड़ियों को जो है अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब बात करेंगे यहाँ पे हम लोग द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में। किन्हें किन्हें मिला है, मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया कि किन्हें मिला है। तो इनका नाम है जसकीरत सिंह ग्रेवाल जो कि ग्लोव के कोच है। इन्हीं के साथ सेकंड की बात करें जिनका नाम है भास्करण ई जो कि कबड्डी से संबंधित है। वहीं जयंत कुमार पुसीला जो कि टेबल टेनिस से संबंधित है। इन्हें जो है अभी द्रोणाचार्य पुरस्कार अवार्ड दिया गया है 2023 में, आजीवन श्रेणी के विजेता है। तो कुछ इस प्रकार का बेसिकली जो है ये आप लोग देख पाएंगे जो कि द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, कोच को दिया जाने वाला ये पुरस्कार होता है। अब बात करेंगे यहाँ पे द्रोणाचार्य पुरस्कार की कब ये शुरू हुआ था। तो याद रखिएगा वर्ष 1985 में भारत सरकार के द्वारा खेल संबंधित प्रशिक्षण में उत्कृष्टता को मान्यता देने के लिए स्थापित किया गया। वहीं ये पुरस्कार जो है उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य करने के लिए खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कराने के जो सक्षम बनाने के लिए जो है प्रशिक्षकों यानी कोच को दिए जाने वाला ये जो पुरस्कार है। इसमें अगर हम बात करें कि कितना जो है इसमें नगद पुरस्कार राशि दी जाती है, तो 15 लाख रुपए की जो है यहाँ पर नगद पुरस्कार राशि दिया जाता है। साथ ही इसमें द्रोणाचार्य की एक कांस्य प्रतिमा दिया जाता है, उसी के साथ एक सम्मान पत्र भी दिया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कब ये स्टार्ट हुआ था, बेसिकली कितने लोगों को मिला है। और अभी जो है इसमें ये भी याद रखिएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जो है पुरस्कार 2023 में किन्हें मिला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि 4 नंबर का है। हाल ही में अभी किस राज्य के हनुमानगढ़ी में जो है प्रतिष्ठित लड्डू को भौगोलिक संकेत दिया गया है, यानी जीआई टैग दिया गया है। तो याद रखिएगा कहाँ पर, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश, इसका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो उत्तर प्रदेश में आप लोगों को पता है कि अभी अयोध्या में जो कि 22 जनवरी को जो है आप सभी को पता है राम जी जो है अपने बेसिकली उनका जो मंदिर बनाया जा रहा है, तो रामलला जो है अपने मंदिर में विराजमान होंगे 22 जनवरी को। इसीलिए जो है यहाँ पर अभी अयोध्या जो है बहुत चर्चे में है। और बेसिकली यहाँ पे बेसिकली हनुमानगढ़ी का जो सबसे फेमस लड्डू है जिसे जीआई टैग दिया गया है। आपको याद रखना है कि अगर हम लड्डू की बात करें तो ये भी याद रखना है, इसी के साथ जो है आपको ये भी याद रखना है, मेरे माइंड से स्लिप हो गया अभी एक चीज, एक क्वेश्चन पूछने वाली थी। ठीक है, मैं आप लोगों से अभी थोड़ी देर में पूछती हूँ। इसी के साथ देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की, तो अयोध्या में बेसिकली जो है हनुमानगढ़ी के लड्डू को जल्द ही जो है दुनिया में पहचान दिलाने के लिए जो है अभी जो है जीआई टैग दे दिया गया है। इसमें जो है जीआई टैग की बात करें, आप लोगों को मैंने कई बार बताया है जीआई टैग का मतलब क्या होता है। ऐसा नाम या संकेत जो कि प्रमाणित करता है किसी उत्पाद में विशिष्ट गुण के लिए जो कि दूसरों से अलग बनाता है, इसलिए जो है उस वस्तु को या फिर उस जो कि प्रोडक्ट होता है उसको दिया जाता है जीआई टैग। किसी भी प्रोडक्ट पर जो है जीआई टैग हासिल करने के लिए पहले अप्लाई करना होता है। इसके लिए जो है प्रोडक्ट्स को जो है बनाने वाली एसोसिएशन या संस्था जो है अप्लाई कर सकती है। भारत में जो है जीआई टैग जो है 15 सितंबर 2003 को लागू किया गया था। अधिनियम याद रखिएगा 1999 अधिनियम है। ठीक है, इसी के साथ जो है जब 15 सितंबर 2003 को जो है जब ये लागू किया गया था जीआई टैग, इसी में जो है दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग पाने वाला भारत का पहला उत्पादित वस्तु बना था। वहीं जीआई टैग पाने वाला प्रथम भारतीय उत्पाद की बात करें तो दार्जिलिंग की चाय है, जो कि 2004 में इसे जो है जीआई टैग दिया गया। वहीं सबसे ज्यादा जीआई टैग किसके पास है, तो तमिलनाडु के पास है। और अकेले वाराणसी की बात करें तो इसके पास जो है 18 जीआई टैग वाले प्रोडक्ट भी हैं। ये भी आपको इसमें याद रखना है। देखिए अब बात करेंगे यहाँ पर जो है यूपी में जो है 2023 में किन किन प्रोडक्ट को जो है जीआई टैग दिया गया था। तो याद रखिएगा सबसे पहले किसे दिया गया था, तो अमरोहा के जो ढोलक है उसे दिया गया था। अमरोहा का ढोलक है, महोबा गोरा पत्थर है, मेनपुरी तारकाशी है, संबल हॉर्न क्राफ्ट है, बागपत होम फर्निशिंग है, बाराबंकी हैंडलूम प्रोडक्ट है, और
कालपी हैंड पेड पेपर है, जिन्हें जो है 2023 में जीआई टैग दिया गया था। इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे लड्डू की बात आई ही है तो तिरुपति के जो लड्डू है बहुत ज्यादा फेमस है। इसे जो है जीआई टैग कब दिया गया था, तो याद रखिएगा इसे जो है जीआई टैग दिया गया था वर्ष 2009 में दिया गया था। इसी के बात करें अगर हम लोग विवरण की, तो याद रखिएगा बेसिकली तिरुपति के तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर में भगवान श्री वेंकटेश्वर को नववेदम के रूप में जो है लड्डू के मिठाई को चढ़ाया जाता है, इसलिए ये लड्डू जो है बहुत ज्यादा फेमस है। तो इसमें जो है बेसिकली क्या क्या डाल के बनाया जाता है, तो चलो मैं आप लोगों को जो है लड्डू बनाना भी बता देती हूँ। तो याद रखिएगा इसमें जो सामग्री बेसिकली जो डाल के बनाई जाती है वो क्या क्या है, तो बेसन, काजू, इलायची, घी, चीनी और मिश्री और किशमिश के द्वारा बेसिकली जो है इस लड्डू को बनाया जाता है। तो इसी के लिए जो है जीआई टैग कब दिया गया, वर्ष 2009 में दिया गया। तो इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है आपको, क्योंकि यहाँ पे लड्डू की बात आई है तो ये तिरुपति के लड्डू को भी आपको याद रखना है, वहीं अयोध्या के जो लड्डू है उसको भी याद रखना। ठीक है, आई होप आप सभी को जो है अच्छे से समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को जो है आप लोग को लाइक करना है और शेयर करना है। अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 5th नंबर का है। तो अभी हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कहाँ पर जो है 25,000 घरों में सौर स्थापित करेगी, तो कहाँ पर करने जाएगी, तो याद रखिएगा कहाँ पर होगा, वाराणसी में। ऑप्शन बी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। तो वाराणसी में अभी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 25,000 घरों में जो है सौर स्थापित करने की बात की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वाराणसी शहर में जो है 25,000 घरों में जो है सौर छत को स्थापित करने का एक महत्वाकांक्षी अभियान की शुरुआत किया गया है। ये बेसिकली जो प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को दिए गए निर्देश के बाद जो है बेसिकली इसे स्टार्ट किया जाएगा। इसमें जो है सब्सिडी के माध्यम से वित्त पोष की बात करें तो इस परियोजना में जो है केंद्र सरकार के द्वारा 150 करोड़ रुपए और राज्य सरकार के द्वारा जो है 75 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान है, जिसे जो है सौर पैनल में निवेश करके जो है 25,000 परिवारों को लाभ पहुंचाने की बात की गई है। तो इंपॉर्टेंट है, जो कि शॉर्ट नोट में हम लोगों ने यहाँ पे अच्छे से डिटेल में बात किया है। आपको बताना है यूपी, ठीक है, यहाँ पे बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो आपको बताना है यूपी जो है कितने राज्यों के साथ जो है सीमा को साझा करता है। एक और छोटा सा क्वेश्चन इसमें ऐड कर देती हूँ, वो कौन सा जिला है जो कि यूपी का है, उत्तर प्रदेश का है, जो कि आपका जो है सबसे पहले जो है किससे लगता है, बिहार से जो है लगता है, ये बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप लोग जो है मैप में देखिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर का है, हाल ही में भारत जो है पहली बार किस समिति की जो है मेजबानी करेगा, तो याद रखिएगा यूनेस्को, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन ए। तो भारत जो है पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता और मेजबानी करने जा रहा है। इसमें जो है यूनेस्को को जो है भारत के जो है स्थायी प्रतिनिधि, जिनका नाम है विशाल वी वर्मा के द्वारा जो है इसकी जानकारी दी गई। साल 2024 में भारत जो है 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक जो है इस समिति के अध्यक्षता करेगा। तो ये आपको याद रखना। आइए बात करते हैं यहाँ पे विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ हम लोग डिटेल में जानेंगे यहाँ पे यूनेस्को के बारे में। तो संयुक्त राष्ट्रीय शिक्षा विज्ञान और संस्कृति संगठन, जिसे आप लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, यूनेस्को कहते हैं। यूनेस्को के बारे में बात करें तो ये जो है संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी है, जिसकी स्थापना की बात करें वर्ष 1945 में लीग ऑफ नेशन बौद्धिक सहयोग और सहयोग पर जो है अंतरराष्ट्रीय समिति के उत्तराधिकारी के रूप में किया गया था। इसको उद्देश्य क्या है, शिक्षा विज्ञान संस्कृति संचार और सूचना में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देकर शांति और सुरक्षा का योगदान देना है। सदस्य की बात करें तो वर्ष 2023 तक जो है भारत सहित इसमें 194 जो है मेंबर हैं। इसी के साथ 12 कौन है, सहयोगी सदस्य हैं। वहीं इसमें संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के साथ यूनेस्को की सदस्य का अधिकार भी रखती है कौन, इजराइल और लिंक्टेनिस्टन, जो कि यूनेस्को के सदस्य राज्य नहीं है। इसमें मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में है। रिपोर्ट जो है संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट और विश्व शिक्षा निगरानी रिपोर्ट को पेश करता है। तो रिपोर्ट भी जो है कई बार आप लोगों से पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो यूनेस्को के द्वारा। वहीं विश्व शिक्षा निगरानी रिपोर्ट भी किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो यूनेस्को के द्वारा ही किया जाता है। भारत और यूनेस्को की बात करें तो विश्व विरासत स्थल सूची में भारत के पास जो है 42 स्थल हैं, जिनमें से सबसे हालिया नाम की बात करें तो वर्ष 2023 में जो है शांति निकेतन और होयसल के पवित्र समूह को शामिल किया गया था। तो इंपॉर्टेंट है याद।
आइए बात करते हैं यहाँ पर हम लोग आगे, जो कि भारत में कौन कौन से बेसिकली कितने जो है विश्व धरोहर स्थल है। तो याद रखिएगा भारत में कितने हैं, तो अब की बात करें 2024 तक में तो कुल कितने हैं, तो याद रखिएगा इसमें 42 शामिल है। अगर 42 जो है विश्व धरोहर स्थल हैं तो इसमें बात करें 34 यानी 34 जो है सांस्कृतिक स्थल है, इसी के साथ जो है प्राकृतिक स्थल की बात करें जो कि 7 है, और एक की बात करें इनमें से जो एक है वो मिश्रित है, यानी कि आपका सांस्कृतिक भी है और प्राकृतिक भी है। ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि वो कौन सा जो है इस विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आई होप आप लोगों ने सुना भी होगा और मुझे आप आंसर भी करेंगे अभी इसी वक्त। तो याद रखिएगा यहाँ पर फिर से वही बात की गई है कि जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता जो कि रविंद्रनाथ टैगोर हैं, इनके जो है इनके द्वारा स्थापित जो है शांति निकेतन वर्ष 2023 में भारत में जो है विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया। कौन सा स्थल है, तो ये 41वां स्थल बना। वहीं कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में जो है यूनेस्को ने जो है अभी कर्नाटक के होयसाला को जो है पवित्र समूह में शामिल किया गया है। तो सेम जो है यहाँ पर यही पॉइंट आप लोगों को फिर से देखने को मिलेगा। तो ये भी याद रखिएगा ये 12वीं सदी का होयल मंदिर है जिसको जो है यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है, जो कि कर्नाटक का है। वहीं पश्चिम बंगाल की बात करें तो शांति निकेतन को जो है यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में यहाँ पे घोषित किया गया। वहीं अगर हम बात करें कि 27 जुलाई 2021 को जो कच्छ के रण में बेसिकली जो है हड़प्पा जो शहर है इसमें धोलावीरा जो है इसे भी भारत का जो है 40वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बनाया गया। 25 जुलाई 2021 को यूनेस्को ने जो है यहाँ पर फिर से तेलंगाना के रुद्रेश्वर मंदिर जिसे आप लोग बोलते हैं रंपा मंदिर को भी विश्व धरोहर स्थल की जो है सूची है इसमें शामिल किया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। कोई डाउट होता आप मुझसे जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना तो बनता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 7th है। तो अभी हाल ही में जो है किस भारतीय खिलाड़ी को जो है अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो याद रखिएगा मोहम्मद शमी। ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। तो मोहम्मद शमी जिन्हें जो है अभी हाल ही में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इस वाली इमेज को आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। याद रखिएगा सबसे तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी जी ने जो है वर्ल्ड कप 2023 के शानदार प्रदर्शन के लिए जो है इन्हें अर्जुन अवार्ड जो है दिया गया है। इस टूर्नामेंट में बात करें तो भारत ने जो है फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर उप विजेता रहा। टूर्नामेंट की शुरुआती मैचों में जो है 4 मैचों में जो है इन्हें नहीं खिलाया गया था, लेकिन इनके द्वारा जो है 24 विकेट लेकर टॉप विकेट टेकर बने हैं। तो इसके बारे में याद रखना है, इसीलिए जो है इन्हें अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इनका नाम, और ये भी आपको याद रखना है कि अर्जुन अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट की बात करें जो कि 8 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में अभी जो है किस देश ने जो है ऐतिहासिक चंद्र मिशन में चंद्र के लिए पेरेग्रीन-1 लॉन्च किया है। तो पेरेग्रीन जो 1 जो है इसे लॉन्च किया गया है किस देश के द्वारा, तो अमेरिका के द्वारा इसे जो है अभी लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन ए क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ये बात करते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो याद रखिएगा अमेरिका का एक प्राइवेट कंपनी है जिसका नाम है यूनाइटेड लॉन्च अलायंस के द्वारा जो है 8 जनवरी 2024 को मून मिशन पेरेग्रीन-1 को लॉन्च किया गया है। पेरेग्रीन-1 को जो है यहाँ पर बेसिकली फ्लोरिडा के कैप केनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से चांद की ओर रवाना किया गया है। अब बात करते हैं यहाँ पर पेरेग्रीन-1 के बारे में, जो कि अमेरिका की एक एस्ट्रोबॉटिक कंपनी के द्वारा बनाया गया है। इसे जो है यूनाइटेड लॉन्च अलायंस और वाल्कन सेंटोर रॉकेट के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। नासा के अनुसार जो पेरेग्रीन-1 जो है ये चंद्रमा के मध्य अक्षांश क्षेत्र पर 23 फरवरी 2024 को लैंड करेगा, और चंद्रमा के जिस स्थान पर बेसिकली जो ये रॉकेट है जिसका नाम है पेरेग्रीन-1, इसको जो है जहां पर ये लैंड करने वाला है उस स्थान को क्या बोलेंगे, साइनस विकोसिटोसिस या फिर स्टिकनेस की खाड़ी कहा जाता है। वहीं अगर हम बात करें इसे जो है इसके उद्देश्य क्या है पेरेग्रीन-1 को लॉन्च करने के, तो याद रखिएगा ये क्या करेगा, तो द गार्डियर के मुताबिक यहाँ पे पेरेग्रीन-1 जो है 15 पोलैंड लगे हैं, जिसमें जो है 5 पोलैंड नासा के हैं। इसने जो है चंद्रमा पर पानी के मॉलिक्यूल्स का पता लगाने का काम करेगा। इसी के साथ जो है लैंडर के चारों ओर रेडिएशन और गैस के मापने का काम भी किया जाएगा। इससे ये पता चल सकेगा कि सोलर रेडिएशन का चांद की सतह पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये मिशन जो है नासा के कॉमर्शियल लूनर पोलैंड सर्विसेज का पहला भाग है। इसका उद्देश्य चंद्रमा के रहस्यों को खोजने का है। तो ये आपको याद रखना है क्या उद्देश्य है कि इस कंपनी
ये बेसिकली पैराग्रीन क्या है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है और किस देश के द्वारा किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का। तो अभी हाल ही में किस राज्य ने जो है 2026 से लेकर 27 तक 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है? तो किसके द्वारा किया गया है? गुजरात के द्वारा। तो ऑप्शन बी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। तो गुजरात सरकार के द्वारा जो है 2026-27 तक जो है अपनी अर्थव्यवस्था को 500 अरब डॉलर बनाने की बात की गई है। तो ये बात करते हैं यहाँ पर बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन की। तो याद रखिएगा, तो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल जी के द्वारा जो है अभी भारत सरकार के द्वारा कहा गया है कि इनके द्वारा बेसिकली जो है सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में योगदान के लिए 2026-27 तक ये 500 अरब डॉलर अमेरिकी डॉलर को जो है अर्थव्यवस्था बनाने का इनके द्वारा लक्ष्य रखा गया है। अब बात करते हैं गुजरात के बारे में। तो गुजरात सबसे पहले हम लोग मैप में देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, ये है हमारा प्यारा सा भारत, ठीक है। तो ये है हमारा भारत और यहाँ पे आप लोग देखेंगे सबसे वेस्ट साइड जो कि क्या है, गुजरात है। तो ये हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। तो इस तरीके से आप लोग जो है गुजरात को देख पाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, गुजरात है। गुजरात की कैपिटल क्या है, गांधीनगर कैपिटल है। अगर हम बात करें तो ये भारत के पश्चिम तट पर स्थित एक राज्य है जिसकी जो लगभग, अगर हम इसकी जो की लंबाई की बात करें तो 1600 किलोमीटर जो कि तट रेखा सबसे देश की जो है सबसे लंबी सीमा है। तो याद रखिएगा, गुजरात जो है आपको याद रखना है सबसे लंबी सीमा किस राज्य की है, तो वो गुजरात की है। इसका अधिकांश भाग कहाँ का है, तो याद रखिएगा काठियावाड़ प्रायद्वीप में स्थित है। यानी कि जो बेसिकली आपको याद रखना है, इसका सबसे ज्यादा पोर्शन जो है कहाँ पर है, तो काठियावाड़ जो प्रायद्वीप में जो है ये स्थित है। गुजरात का क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो ये 5वां सबसे बड़ा भारतीय राज्य है। वही सीमा की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उत्तर में जो है किससे लगता है, राजस्थान से लगता है। यहीं पर हम बात करें अगर जो है दादर नागर हवेली की बात करें तो यहाँ पर जो है दादरा नागर हवेली की बात करें तो इसमें जो है महाराष्ट्र, दमन द्वीप, मध्य प्रदेश, इसके जो है यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे अच्छे से कि यहाँ पर बॉर्डर को साझा करता है। अगर हम बात करें यहाँ पर की सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये कौन से सी को जो है छूता है, तो याद रखिएगा अरेबियन सी से ये यहाँ पर टच होता है। वही पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है, पाकिस्तान का बेसिकली जो सिंध प्रांत है वो यहीं पर आता है, ये भी याद रखना है, जो कि बॉर्डर को सच कर यहाँ पे साझा करता है। अगर हम बात करें यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो इनका नाम है आचार्य देवव्रत है। क्या नाम है, आचार्य देवव्रत है, ये भी आपको याद रखना है। अगर हम लोग यहाँ पे मैप में देखें ना, आप लोग अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये हम लोग यहाँ पे रफ कर लेते हैं। तो यहाँ देखिएगा आप लोग मैप में, मैं आप लोगों को यहाँ पे दमन व द्वीप दिखाना चाहती हूँ। तो दमन व द्वीप को देखिएगा तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, दमन व द्वीप आप लोग यहाँ देख पाएंगे। दमन द्वीप कहाँ पर है, तो गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर पर आता है आपका दमन व द्वीप, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर ये वाला मैप मैंने क्यों लगाया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो मैं आप लोगों को कई सारे क्वेश्चन कराने वाली हूँ। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर वो क्वेश्चन जो कि कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये देखिएगा, ये पूरा पोर्शन किसका है, गुजरात का है। तो ये गुजरात का हमने यहाँ पे मैप ले लिया है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे जो है बॉर्डर को ड्रॉ कर लेते हैं एक बार अच्छे से। तो ये हमने क्या किया है, बॉर्डर को ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। तो अब लोग जो है आप लोगों को यहाँ पे हाईलाइट हो रहा होगा अच्छे से। देखिए सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर कि आपको याद रखना है जो कि मैंने अभी बताया, क्या बताया मैंने, कि जो इसकी दमन व द्वीप है आपको कहाँ देखने को मिलेगा, गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर जो है आपको दमन व द्वीप देखने को मिलता है। अगर बोले कि खंबात की खाड़ी कहाँ पर है, तो खंबात की खाड़ी याद रखिएगा इस वाले पोर्शन में क्या है आपका, खंबात की खाड़ी। क्या है यहाँ पर, खंबात की खाड़ी है, याद रखिएगा यहाँ पर क्या है, तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या है, खंबात की खाड़ी है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, तो यहीं पर हम बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे द्वीप है, क्या है, दीव है, ठीक है। दमन व दीव है ना, तो यहाँ पर दीव पड़ता है और यहाँ पे पड़ता है आपका दादर व नागर हवेली, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं रख के जाना है, जो भी कंफ्यूजन है वहाँ पे क्लियर करके जाना है। तो ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया आपको कि इस पोर्शन में क्या है, ये खंबात की खाड़ी कही जाती है। वहीं अगर हम लोग आगे चले तो यहाँ आप लोग देख पाएंगे ये क्या है, ये पोर्शन आप लोग को देखने को मिलेगा, ये आप लोग को याद रखना है। यहाँ ब्लू पेन ले लेते हैं, तो इस एरिया को क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा इसे बोलते हैं हम लोग कच्छ की खाड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कच्छ की खाड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, कच्छ की खाड़ी किसे बोला जाता है, तो मैं आप लोगों को लोकेशन के साथ याद करा रही हूँ, ठीक है। तो कच्छ की खाड़ी कहाँ पर है, गुजरात में है। तो इस वाले एरिया पे आप लोग देख पाएंगे ये क्या है, कच्छ की खाड़ी है। वहीं कच्छ का रण कई बार आप लोगों ने सुना होगा लेकिन याद नहीं रहता होगा, तो याद रखिएगा आपसे, जो कच्छ का जो रण है वो कहाँ देखने को मिलेगा, इस वाले एरिया में जो है आपको क्या देखने को मिलेगा, कच्छ का रण देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है।
अगर हम बात करें यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट आ जाता है कि लूनी नदी जो है कहाँ पर आकर गिरती है, तो कच्छ के रण में आकर गिरती है, जो कि राजस्थान से बहती हुई आती है और ये आपका जो है कच्छ के रण में जो है अपना जल गिराती है। तो ये बेसिक है, आपको इतना जो है याद रखना है गुजरात के बारे में। तो यहाँ मैंने क्या बताया आपको, इस वाले पोर्शन में क्या है एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से अभी। तो ये क्या है पोर्शन, तो याद रखिएगा, बोलिए कच्छ का क्या है, कच्छ का रण है। और यहाँ पे आप लोगों को मैंने बताया ये क्या है, कच्छ की खाड़ी है। और यहाँ पे क्या खंबात की खाड़ी देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको द्वीप देखने को मिलता है। और यहाँ पे दादर व नगर हवेली है जो कि गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर है। तो इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि 10 नंबर का है, हाल ही में अभी किसने जो है यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता है, तो जर्मनी के द्वारा जो है अभी यूनाइटेड कप 2024 का टाइटल इन लोगों के द्वारा जीत लिया गया। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जर्मनी के द्वारा जो है टेनिस फाइनल में जो है पोलैंड को 2-1 से हरा कर 2024 में यूनाइटेड कप का खिताब जो है अपने नाम कर लिया गया है। ये बात तो है यहाँ पे शॉर्ट नोट की। अब बात करते हैं यहाँ पे हम लोग बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो 2024 में यूनाइटेड कप जो कि शुक्रवार को ही आयोजित किया गया था, 29 दिसंबर 2023 से ये रविवार 7 जनवरी 2024 के बीच बेसिकली जो है इसका आयोजन किया गया। सीजन की शुरुआत की बात करें तो ये जो है ऑस्ट्रेलियाई ग्रीष्मकालीन आधिकारिक तौर पर इसकी शुरुआत की गई है, जो कि सिडनी और पार्थ टूर्नामेंट में दूसरे संस्करण की मेजबानी कर रहे हैं। वही यूनाइटेड कप जो कि एक मिश्रित पुरुष महिला राष्ट्रीय टीम प्रतियोगिता है, जो कि होपमैन कप के बाद इस तरह का ये पहला एकमात्र टूर्नामेंट है। ये टूर्नामेंट की बात करें जो कि यूनाइटेड कप जो है इसका पहला संस्करण 2023 में इसका आयोजन किया गया था। वर्ष 2024 में यूनाइटेड कप टूर्नामेंट का दूसरा संस्करण जो है अभी इस साल हुआ है। और किसने जीता है ये आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में हमें बताइए ताकि आप लोग का रिवाइज हो जाए। अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग जो है वीडियो के लास्ट में जो है क्वेश्चन पूछना था। तो कल मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, उसका करेक्ट आंसर बताने की बात है। तो हाल ही में किसने जो है बिम्सटेक के महासचिव का पदभार संभाला है, तो इनका नाम क्या है, इंद्रमणि पांडे। क्या नाम है, इंद्रमणि पांडे है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की जो कि आज का है क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है, तो याद रखिएगा हाल ही में जो है किसके द्वारा AI ओडिसी नामक पहल की शुरुआत की गई है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, कमेंट बॉक्स में आपको करेक्ट आंसर बताना है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे स्टैटिक जीके के बारे में। स्टैटिक जीके के वो क्वेश्चन जो कि कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो है आप लोगों का 1 नंबर पक्का हो जाता है। तो ये जो है आप लोगों के लिए स्टैटिक जीके यहाँ पे जो है स्लाइड डाली जाती है, ताकि जो है आप लोगों का यहाँ से जो है बहुत फायदा मिल सके। तो पहला हम बात करेंगे यहाँ पर क्या पॉलिटी के बारे में, तो राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। तो संविधान में जो है हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से हुआ है, तो याद रखिएगा, तो याद रखना है भारत और इंडिया के नाम से हुआ है। वहीं संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है, राज्यों का यूनियन यानी संघ है। भारत में संघ राज्य का प्रशासन होता है किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा जो है भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किया जाता है। वहीं राज्य पुनर्गठन आयोग जो है 1 नवंबर 1926 को बनाया गया था। तो इसमें बेसिकली कितने राज्य थे, तो 14 इसमें राज्य थे और 6 हमारे केंद्र शासित यानी कि संघ शासित प्रदेश बनाए गए थे। वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में कितने राज्य व संघ शासित प्रदेश है, तो 28 हमारे जो है राज्य हैं और 8 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो राज्य तो आई होप आप सभी को पता ही होंगे। तो आपको जो है फिलहाल कमेंट बॉक्स में जो है 8 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिख के बताने हैं। नेक्स्ट है कि दिल्ली को जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया कब, तो बेसिकली याद रखना है 69वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 1991 में, तब जो है दिल्ली को राजधानी का दर्जा दिया गया। वहीं भाषा के आधार पर राज्यों का पूर्ण गठन कब किया गया, 1956 में किया गया। अब बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश जिनका जो है किस वर्ष बना, तो याद रखिएगा लक्षद्वीप को जो है 1956 में बेसिकली 1956 में जो है इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। वहीं दमन व दीव की बात करें तो 1987 में इसे जो है केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। चंडीगढ़ की बात करें तो 1966 में जो है चंडीगढ़ को जो है केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। वहीं दादर और नागर हवेली की बात करें तो 1961 में जो है इसे बेसिकली केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो किस राज्य को जो भाषाई आधार पर भारत का सर्वप्रथम गठित किया गया था, तो वो कौन सा राज्य है, तो आंध्र प्रदेश है। तो ये तो हमने बात कर ली यहाँ पे राज्य व संघ राज्य क्षेत्र के बारे में। आई होप जो है आप लोगों ने अच्छे से यहाँ पे रिवाइज किया होगा मेरे साथ। तो अब यहाँ पे जो है आपका 1 नंबर यहाँ से पक्का हो गया है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, सुरक्षित रहिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।